विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 1 का पेपर 2 की चर्चा करेंगे और इसमें हम आज एम.एन. श्रीनिवास की बात करेंगे। भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का भारत के समाजशास्त्र के विकास में विशेष योगदान रहा है, तो उनके योगदान की आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाजशास्त्र के विकास में क्या क्या योगदान दिया है, ये सारी बात आज हम करेंगे। तो प्रारंभ में इन्होंने अपने अध्ययन का क्षेत्र दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों को में रखा था और इनकी प्रमुख रुचि ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययन में रही है। तो एम.एन. श्रीनिवास की हम प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं पहले, इससे हमें समझ में आएगा कि इन्होंने किस तरह का कार्य किया। तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942 में आई, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952, इंडियाज विलेजेस 1955, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। ये कुछ पुस्तकें हैं एम.एन. श्रीनिवास की जिनमें उन्होंने कुछ विशेष अवधारणाओं की बात की है और भारतीय समाजशास्त्र के विकास में इन्होंने योगदान दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं जो भारतीय समाजशास्त्र के विकास में योगदान दे रही हैं। तो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोशोलॉजी की हम बात करेंगे। इन्होंने अपनी अनेक पुस्तकें, शोध पत्र एवं अवधारणाओं का प्रतिपादन करके भारतीय समाजशास्त्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन्होंने चार अवधारणाएं मुख्य रूप से प्रतिपादित की हैं: संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और लौकिकीकरण। इन अवधारणाओं के योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्रदान की गई है। अब हम ये जो चारों अवधारणाएं हैं इनको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। विस्तार से हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज हम इनको संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन क्या होता है? एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन संप्रत्यय की खोज की है। दक्षिण भारत में मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में करते समय उन्होंने पाया कि निम्न जातियों के समूहों ने ब्राह्मणों की प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन पद्धतियों, भोजन संबंधी शाकाहारी आदतें, वेशभूषा आदि का अनुकरण करके जाति संस्तरण में 1-2 पीढ़ियों में उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में श्रीनिवास ने निम्न जातियों द्वारा ब्राह्मणों की संस्कृति के अनुकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मणीकरण अवधारणा का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि निम्न जातियां ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य उच्च जातियों की संस्कृति का भी अनुकरण करती हैं और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण अवधारणा को अधिक विस्तृत और उपयुक्त पाकर इसका प्रयोग प्रारंभ किया। तो संस्कृतिकरण के अर्थ, अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताएं और संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण के स्रोत और इसको प्रोत्साहित करने वाले कारक, इनका हम विस्तार से अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। अब हम बात करेंगे पश्चिमीकरण की, वेस्टर्नाइजेशन हम किसे कह रहे हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य कारकों को ध्यान में रखकर संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणाओं को 1952 में प्रतिपादित किया। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने आंतरिक कारकों के प्रभाव के द्वारा भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों की व्याख्या की है और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने भारतीय समाज में बाह्य कारकों के प्रभाव से पिछले 150 वर्षों में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या एवं विवेचना क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर की है। तो पश्चिमीकरण का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रुचियों, शिक्षा, प्रशासन, कानून व्यवस्था,
कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, साहित्य तथा अन्य अनेक पक्षों पर ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था। और भारतीय समाज में ब्रिटिश संस्कृति के कपड़ों, श्रृंगार, साधनों, यंत्रों आदि का ही नहीं, उनके सिद्धांतों, उनके संप्रत्ययों और विचारधारा और दर्शन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रभाव की प्रक्रिया को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के रूप में परिभाषित किया। श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में पश्चिमीकरण की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज एवं संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया गया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिकी एवं मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का अपने में समावेश करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रभु जाति की या डोमिनेंट कास्ट की। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संगठन को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति के आधार से समझना अत्यंत आवश्यक है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा का निर्माण 1959 में अपने लेख में किया। इस अवधारणा का निर्माण मैसूर के रामपुरा ग्राम के अध्ययन के आधार पर हुआ। इस अवधारणा का प्रभाव अनेक समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों पर पड़ा, जो विभिन्न अध्ययनों में देखा जा सकता है। अनेक सामाजिक वैज्ञानिकों ने प्रभु जाति की अवधारणा का उपयोग ग्रामीण शक्ति संरचना, अंतरजातीय संबंध, नेतृत्व के उभरते स्वरूप, जाति का संघर्ष तथा ग्रामीण गुट जैसे विषयों के अध्ययनों में किया। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि एक जाति तब प्रभु कही जाती है जब वह संख्यात्मक आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह जातीय संस्तरण में सर्वोच्च जाति के रूप में हो और कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो सकती है, लेकिन अब तक किसी भी अछूत जाति को प्रभु जाति के रूप में नहीं पाया गया। कभी कभी हिंदू जाति व्यवस्था से बाहर का कोई समूह भी ऐसे जैसे कुर्ग व राजगौड़ अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभुत्व बन जाता है। तो प्रभु जाति के लिए सदस्यों की संख्यात्मक बहुलता आर्थिक, राजनीतिक एवं जातीय संस्तरण से प्रभावी होना आवश्यक है। श्रीनिवास ने कहा कि प्रभु जाति के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति तभी कहा जा सकता है जब उसके सदस्य संख्या में उतने अधिक हों कि वह ग्राम की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रख सकते हों एवं प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हों। तो अगर हम प्रभु जाति के गुण देखें या लक्षण देखें तो ये आर्थिक आधार पर भी प्रबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली डोमिनेंस होना चाहिए, राजनीतिक प्रबलता भी उसमें होनी चाहिए, पॉलिटिकल डोमिनेंस भी होना चाहिए, संख्यात्मक बहुलता भी होनी चाहिए और शैक्षणिक प्रबलता भी होनी चाहिए। इसके बाद जो चौथी अवधारणा उन्होंने दी वो थी लौकिकीकरण की, सेक्युलराइजेशन की। श्रीनिवास ने लौकिकीकरण की अवधारणा के संबंध में कहा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में हमें लौकिकीकरण देखने को मिला। लौकिकीकरण में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है और उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया निहित है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक प्रश्न एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान हो जाते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार लौकिकीकरण का दूसरा आवश्यक तत्व है बुद्धिवाद, और बुद्धिवाद में पारस्परिक विश्वासों और अवधारणाओं के स्थान पर आधुनिक ज्ञान की स्थापना निहित है। यानी लौकिकीकरण में मानवीय व्यवहारों की व्याख्या धर्म के स्थान पर तर्क के द्वारा की जाती है। घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात कार्य कारण संबंधों के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ होता है और श्रीनिवास ने भारतीय समाज में लौकिकीकरण के प्रभावों के कारण एवं परिवर्तनों की भी विवेचना की। इन चारों अवधारणाओं को विस्तार में हम अगले व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।